ओके। तो हमारा एक सब्जेक्ट था स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आल्सो कोल्ड मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है ना। तो इसको हम एक रिवीजन करते हैं। ठीक है ना। आपको जो भी डाउट होगा तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं, राइट। तो देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि मैटर है, मैटर का इंटरेक्शन किसके साथ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो कहां से आएगी? एक सोर्स से आएगी। और सोर्स से आएगी तो रेडिएशन है, तो रेडिएशन में क्या होगा? एनर्जी। और रेडिएशन में एनर्जी है तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एच न्यू फॉर्म में, राइट। ये आपको सिस्टम से, सोर्स से लेके आना है। अब अगर ये एनर्जी है तो एनर्जी का इंटरेक्शन एनर्जी के साथ हम लोग करेंगे तो मैटर के पास भी एनर्जी होनी चाहिए। तो मैटर के पास क्या थे? मोलिक्यूल। और मोलिक्यूल के पास क्या था? मोलिक्यूलर एनर्जी। और कितने टाइप की मोलिक्यूलर एनर्जी मोलिक्यूल के पास होती है? अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मोलिक्यूल हैविंग 4 टाइप ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी थी? ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये सब एनर्जी आपके पास है। ट्रांसलेशनल एनर्जी आपने देखा था कौन सी होती है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। रोटेशनल एनर्जी आपने क्या देखा था? बी जे+1। वाइब्रेशनल एनर्जी आपके पास क्या था? n+1/2 h न्यू। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपके पास क्या था? -13.6 Z² / n²। तो पहला पार्ट हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट में है कौन सी एनर्जी किस सिस्टम के लिए होगी और इंटरेक्शन कैसे होगा, और किस सिस्टम के लिए कहां से सोर्स एनर्जी लेके आएगा, किस रीजन में कितनी एनर्जी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने कहा था कि फोटोन ऑफ एनर्जी सिस्टम देगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी आएगी वो E = H न्यू की फॉर्म में आएगी। ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल के मोशन से डेवलप होती है। इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। और चार्ज पार्टिकल के मोशन से डेवलप होती है। जब चार्ज पार्टिकल के मोशन से ये डेवलप होती है तो इसकी नेचर कैसी थी? डाइपोल नेचर। इसका मतलब जो इंटरेक्शन रेडिएशन का आ रहा है वो डाइपोल नेचर है। यानी कि चार्ज पार्टिकल का मतलब ये होगा एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज सर्कुलर मोशन में है और थ्रू एक्सीलरेशन या इमिट्स द रेडिएशंस। ठीक है। तो डाइपोल नेचर है। तो हमने ये भी देखा जब इसकी नेचर डाइपोल हैविंग नेचर से आ रही तो सामने जो मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगी वो भी तो डाइपोल हैविंग नेचर होना चाहिए। तो हमने कहा था जितने भी मॉलिक्यूल आप स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल, ऑल मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल नेचर, ऑल मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल नेचर। सारे मॉलिक्यूल्स वही होंगे जो मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करेंगे। यानी कि जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल्स की आएगी, मॉलिक्यूलर की आएगी, वो सारे मॉलिक्यूल डाइपोल हैविंग नेचर्स के होंगे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन आप ले रहे हो चार्ज पार्टिकल के मोशन से डेवलप होकर आ रही है। और जब चार्ज पार्टिकल के मोशन से डेवलप होकर तो डाइपोल हैविंग नेचर उसका है। तो जो इंटरेक्शन करेगा साम जिसके सामने इंटरेक्शन कर रहा है वो भी सेम बिहेवियर का होना चाहिए। तो हमने मॉलिक्यूल का भी कर लिया, इसका भी। अब जब इंटरेक्शन होगा, मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले सोर्स से लेके आएंगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हमने देख लिया। अब मैटर के अंदर भी क्या क्या प्रॉपर्टी, अगर एनर्जी यहां से आ रही तो एनर्जी इसके पास भी होनी चाहिए। और अब जब मेरे पास ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है तो किस रेंज की एनर्जी के लिए कैसा सोर्स होना चाहिए ये कैसे डिसाइड करें? अगर वो पता चल गया, अगर ट्रांसलेशन कर रहे हो तो ट्रांसलेशन रेंज का सोर्स लेकर आइए, रोटेशन कर रहे हो तो रोटेशन रेंज का, वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक रेंज का। तो फिर हमने देखा था रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
किस रीजन के लिए कैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रिक्वायरमेंट है? रीजन ऑफ EMR। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं जी। कैसे रीजन देखेंगे? मैंने कहा था सबसे कम एनर्जी पे NMR काम करता है, तो NMR के लिए 3 × 10⁻⁶ से 3 × 10⁻8 हर्ट्स का, ये सब हर्ट्स में है जी, इतने हर्ट्स का आप सोर्स लेके आएंगे तो NMR में काम करेगा। और रीजन होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर आपने 3 × 10⁻8 से 3 × 10⁻10 का सोर्स दिया तो ये किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और रीजन होगा माइक्रोवेव। अगर 3 × 10⁻10 से 3 × 10⁻12 का रीजन आपने दिया तो ये जाएगा किसमें? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और इसका रीजन होगा हाई माइक्रोवेव। यहां पे क्या होता है? यहाँ पे चेंज ऑफ स्पिन होता है, यहाँ पे भी चेंज ऑफ स्पिन होता है, 1 टाइम 2 स्पिन चेंज। यहाँ पे होल मॉलिक्यूल रोटेट होगा, रोटेशन में रोटेशन आएगा, तो ये हाई माइक्रोवेव। अगर आपने 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻12 हर्ट्ज से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज का सोर्स दिया तो ये जाएगा वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल में। और वाइब्रेशनल का रीजन होता है इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन। यहां पे क्या होगा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूटेगा, डिसोसिएशन होगा। 3 × 10⁻14 से अगर 3 × 10⁻16 का आपने अगर सोर्स दिया तो ये कहां जाएगा? UV विजिबल में, अल्ट्रावायलेट। ठीक है ना? अगर 3 × 10⁻16 से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज का आपने सोर्स दिया तो ये किस में जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये किस रीजन में काम करती है? एक्सरे रीजन में, एक्सरे रीजन। और अगर 3 × 10⁻18 से 3 × 10⁻20 का रीजन आपने दिया तो ये जाता है मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, MB स्पेक्ट्रोस्कोपी, और रीजन होता है गामा रे। ये गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, न्यूक्लियस की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पूरा न्यूक्लियस ही जाएगा आपके पास उठ के। तो ये कभी कभी एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस रेंज में काम करेगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। वहां पे वहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन की स्पिन चेंज होगी, मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, वाइब्रेशंस करेगा, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा, यानी कि यू विजिबल डबल बॉन्ड को पीस कोर इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमेशा कोर इलेक्ट्रॉन को चेकआउट करने के लिए होती है, जिसको बाहर निकालने के लिए होती है। और अगर होल न्यूक्लियस को करना होता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियस ट्रांजिशन। तो ये एक आइडिया हो जाता है कि आपको किस फ्रीक्वेंसी किस रेंज में काम करनी है। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहां से डिसाइड हो जाएगा। रोटेशन करोगे तो माइक्रोवेव का सोर्स लेके आओगे, प्रोटॉन NMR करोगे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का रीजन लेके आओगे, और अगर वाइब्रेशन करोगे तो इंफ्रारेड रीजन का लेके आओगे, अगर आपको अल्ट्रावायलेट करोगे तो विजिबल का रीजन लेके आओगे, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे तो एक्सरे का रीजन लेके आओगे। ठीक है, यहां से पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास आ जाती है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके, अब एक छोटा सा आपको देखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमेशा सिस्टम से जो आएगी E = H की फॉर्म में आएगी, यानी कि एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो ये जूल की फॉर्म में भी आ सकती है, ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की फॉर्म में भी आ सकती है, और ये न्यू बार वेव नंबर की फॉर्म में भी आ सकती है। ठीक है, अब इसको देखते हैं जरा। मैंने आपको एक सर्किल समझाया था कि जो एनर्जी है जो सिस्टम से आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से E = H, यानी कि ये जूल की फॉर्म में भी हो सकता है, और इसको अगर H से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। और अगर इसी एनर्जी को आप HC से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? वेव नंबर में, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स और या मीटर इनवर्स
और अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया किससे, सी से, तो ये बन जाएगा वेव नंबर। अब उल्टा चलिए, अगर वेव नंबर दिया गया उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो जैसे आए थे वैसे उल्टा चलिए, तो एच सी से डिवाइड किया था, सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वेव नंबर को कन्वर्ट करना है किस में, फ्रीक्वेंसी में, हर्ट्ज में, तो आप क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई सी कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी को लेके जाना है जूल में तो आप मल्टीप्लाई एच कर दीजिए। यानी कि आने वाली जो इनकमिंग रेडिएशन है वो या तो एच न्यू की फॉर्म में आपको मिलेगा, या आपको न्यू फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में मिलेगा, या वेव नंबर न्यू बार की फॉर्म में मिलेगा। इनकमिंग रेडिएशन आपको या तो वेवलेंथ लैम्डा के फॉर्म में मिलेगा, या 1/लैम्डा वेव नंबर की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो फिर एक यूनिट कन्वर्जन भी आप लोगों ने किया था कि C इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। इस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके पास जब भी पूछेगा कन्वर्जन के लिए। तो यहां पे क्या है, लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। यहां से आप डिफरेंट टाइप की जो वेवलेंथ है उसको फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है, आपके पास में वेव नंबर की फॉर्म में है, तो वेव नंबर की फॉर्म में भी ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा C/लैम्डा इज इक्वल टू न्यू। तो वेव नंबर दिया गया हो, वेवलेंथ दिया गया हो, सबको अगर कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी में तो ये फार्मूला यूज आएगा। और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके आप उसका रीजन भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस रीजन में लाई करता है। ठीक है, एक छोटा सा यूनिट कन्वर्जन जरूर याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे जी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हर एक सिस्टम में आएगा, यूनिट कन्वर्जन जरूर आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि लैम्डा ये कन्वर्ट होगा वेवलेंथ में, 1/लैम्डा होगा ये वेव नंबर में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि जनरली एच प्लैंक कांस्टेंट गिवन होगा, नहीं भी होगा तो थोड़ा याद रखेंगे, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है जी, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। केल्विन। ठीक है जी, अवोगाड्रो नंबर क्या होता है जी, 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल पर मोल। ठीक है जी, ओके। दूसरा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है जी, 1.6 into 10 to the इंटू power 10⁻⁻19 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल जी, 0.2 4 4.2 एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 4.2 जूल। ठीक है जी, ओके। एक चीज और मैंने फिर आपको बताई थी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने इक्वल होता है किलोग्राम में, 1.67 into 10 to the power 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है जी, और इसी को क्या कहते हैं, 1 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 1 AMU। और ये कहां से रखना है, जब आप रिड्यूस मास दो बॉडी के लिए निकालेंगे, M1 M2/M1 + M2, तो ये करने के बाद हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम से, क्योंकि रिड्यूस मास में हमेशा जो मास आएगा वो किलोग्राम में आपको रखना है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, μr², यूनिट क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इतना यूनिट आप सबको याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत है या नहीं है। चलिए, फिर यहां से कुछ क्वेश्चन करने के बाद आप लोग पहुंचे थे, आपके पास एक कंसेप्ट है यहां पे, जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंटरेक्शन जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैटर के साथ हो जाएगा तो आप पहुंचोगे डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर, अब डिटेक्टर में क्या होता है, डिटेक्टर में स्पेक्ट्रम आएगा, फोटो आएगा, स्पेक्ट्रम, फोटो। अब फोटो दो टाइप का हो सकता है, फोटो या तो आपको ऐसा दिखाई दे, या फोटो आपको ऐसा दिखाई दे। तो ये तो कहते हैं ब्रॉड सिग्नल आया है।
और इसको क्या कहते हैं, शार्प। तो फिर यहां पे एक चीज आती है ब्रॉडनिंग। ये ब्रॉड क्यों होता है? मैंने आपको बताया था कि जनरली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम वाले ब्रॉड इन नेचर। क्यों? क्योंकि एक रेंज की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं, जो दी गई है उसको नहीं करते हैं, एक रेंज की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ब्रॉडनिंग में एक कंसेप्ट आया था यहां पे, लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। कैसे होती है लाइफ टाइम? तो लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग के लिए हमने देखा था, सबसे पहले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे एनर्जी ऑफ लाइफ टाइम पे, और वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के। यानी कि यहां से जो रिलेशन आएगा वो कहेगा कि डेल ई एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2 डेल टी। यानी कि ये है एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और अनसर्टेनिटी इन लाइफ टाइम। इसका रिलेशन आप निकाल सकते हो कि डेली एनर्जी, एनर्जी अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप एनएमआर से लेके चलें 3 × 10⁻⁶ से 3 × 10⁻20 तक, तो एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको दिया था उसमें हमेशा एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हर एक पार्ट के लिए एनएमआर, ईएसआर, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, यूवी, पीईएस, मोसबार, हर एक सिस्टम में अगर आप देखेंगे धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप लाइफ टाइम और एनर्जी का रिलेशन निकाल लें, जो आपके पास टिफर में भी क्वेश्चन पूछा था, तो आप लाइफ टाइम निकाल सकते हो। एनर्जी अगर कम होगी तो लाइफ टाइम हमेशा ज्यादा होगा जी, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो लाइफ टाइम क्या होगा जी, कम होगा। तो हम कंपेयर कर सकते हैं हर एक सिस्टम का, एनएमआर, रोटेशनल, वाइब्रेशन, ईएसआर, सब के लिए। अच्छा, अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि ब्रॉडनिंग का एक रिलेशन होता है कि डेल न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डेल टी। तो इसको कहते हैं लाइन विद, लाइन विद, और ये है लाइफ टाइम। अब ये लाइन विद क्या है? ये जो चौड़ाई रहती है इसको कहते हैं लाइन विद। ये लाइन विद जितनी ज्यादा होती है स्पेक्ट्रम उतना ब्रॉड होता है, लाइन विद जितनी कम होती है उतना ये स्पेक्ट्रम शार्प होता है। तो अगर डेल न्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्पेक्ट्रम शार्प होगा, ब्रॉड, स्पेक्ट्रम ब्रॉड होगा, और डेल न्यू की वैल्यू कम होगी। अब ये कैसे पता चलेगी? डेल टी लाइफ टाइम से, और लाइफ टाइम किसके रिलेशन में आएगा? एनर्जी के। तो आप हर एक सिस्टम के लिए बता सकते हो कि किसमें स्पेक्ट्रम ब्रॉड होगा, शार्प होगा। एनएमआर में एनर्जी सबसे कम, एनर्जी सबसे कम तो डेल टी की वैल्यू ज्यादा, और डेल टी की वैल्यू ज्यादा तो डेल न्यू की वैल्यू कम, इसलिए एनएमआर में शार्प सिग्नल मिलते हैं। जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेक्ट्रम ब्रॉड होते चले जाएंगे। इन दोनों को याद रखना जी, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ये कहां से आया है? ये आया है डेल न्यू इंटू डेल टी, लाइन विद और लाइफ टाइम का रिलेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है जी। इसका मतलब लाइफ टाइम जितना ज्यादा होगा स्पेक्ट्रम उतना ही शार्प होगा, लाइफ टाइम जितना कम होगा स्पेक्ट्रम उतना ही ब्रॉड होगा। ये बात हमने समझाई थी आपको। अच्छा, ये ब्रॉडनिंग आ गई। अब एक कंसेप्ट आता है आपके पास इंटेंसिटी का, कि स्पेक्ट्रम अच्छे से दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, किस चीज पे डिपेंड करेगी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के लिए आपके पास सबसे पहले मैंने कहा था ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, कि दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा, ये बताएगा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है, तो एनर्जी जो होती है वो एनर्जी लेवल्स में रहती है, हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी लेवल के स्टेट होते हैं ऐसे। अच्छा, अब इसको आप बाहर से कोई फोटोन ऑफ एनर्जी दे रहे हो एच न्यू, वो दो लेवल के बीच में अगर ट्रांजिशन होगा तो कुछ टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, और जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो जो जितनी भी एनर्जी को क्या करेगा, इमिट्स करेगा, उसी को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। तो हर एक एनर्जी लेवल के बीच में एब्जॉर्ब होना जरूरी है, डिटेक्टर उसी को डिटेक्ट करेगा। तो पहला तो ये आया, क्या हर लेवल में ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी,
या किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो उसके लिए हमारे पास आएगा क्या जी, सिलेक्शन रूल। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ने दिया था सिलेक्शन रूल, जो हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास आता है जी, सिलेक्शन रूल। ये तो यहां से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा पॉपुलेशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से जितने भी ट्रांजिशंस होंगे वे सारे मोर इंटेंस माने जाएंगे। पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन ग्राउंड स्टेट। more intense more intense those transition which originate from ground state, those transitions which originate from ground state। जहां पे ज्यादा मोलिक्यूल होंगे, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा डेंसिटी होगी, वहां से जितने भी ट्रांजिशंस ओरिजिनेट होंगे वो सब मोर इंटेंस माने जाएंगे। अच्छा, फिर थर्ड था आपके पास पाथ लेंथ, जो आपके कोर्स में भी है, और उसने इसको लिखा है पाथ लेंथ को ही ऑन द बिहाफ ऑफ बियर लैम्बर्ट्स लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ, उसने कहा कि जितना ज्यादा सैंपल इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होगा, मिनिमम ट्रांसमिटेंस होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के चांस हैं। तो उसी ने फिर ला कहा कि मोर एब्जॉर्बेंस, उसने कहा मोर एब्जॉर्बेंस मोर इंटेंसिटी। मोर एब्जॉर्बेंस मोर इंटेंसिटी। अब उसने रिलेशन कैसे पता चला, तो उसने कहा अगर सैंपल आपके पास है और इंसिडेंट रेडिएशन आप दे रहे हैं, तो इसकी अपनी एक कंसंट्रेशन होगी सी, और इसकी अपनी एक ट्यूब की लेंथ होगी, पाथ लेंथ जिसको आप कहते हैं, जो इससे रेडिएशन जाएगी। तो उसने कहा अब ये कैसे डिटरमाइन, तो उसने कहा एब्जॉर्बेंस हम देख सकते हैं, जो डिपेंड करती है किस पे, एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और यहीं से रिलेशन निकाला उसने, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी इनटू एल। लेकिन उसने कहा कि ये लो लिमिटेड लॉ है, फिक्स लिमिट है, लिमिटेड लो है, ऐसे नहीं कि मर्जी से कुछ भी लेके बैठ जाए, लिमिटेड लॉ है, हर चीज लिमिटेड में लेनी है। तो क्या कहा उसने कि सॉल्यूशन हमेशा जो भी आप बनाएंगे वो डाइल्यूट रखेंगे, कम कंसंट्रेशन डाइल्यूट, और जो कंसंट्रेशन होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी 0.01 मोलर के, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे तो एक प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने लगेगा, उसकी वजह से एप्सिलॉन चेंज होने लगेगा, एप्सिलॉन चेंज होने लगा तो एब्जॉर्बेंस इफेक्ट होने लगेगी। फिर फिक्स लेंथ लेनी है। अब ये कैसे पता चले कि कितना मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हुआ है, ट्रांसमिटेंस हुआ है। अगर आपने I0 दिया है इंसिडेंट रेडिएशन, और इमिटेड जो इंसिडेंट इमिटेड रेडिएशन आपको मिला है I, तो आप ट्रांसमिटेंस निकाल सकते हो T इज इक्वल टू I अपॉन I नोट। और आपको पता है कि ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस में रिलेशन होता है इज इक्वल टू माइनस log T, तो हमें पता भी चल जाएगा। लेकिन लिमिटेड लॉ है, डाइल्यूट सॉल्यूशन रख रहा है, कंसंट्रेटेड नहीं रख रहा, फिक्स लेंथ रखनी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करनी है, टेम्परेचर
चेंज नहीं करना है, सेम रखना है। टेम्परेचर remaining same during experiment, remaining same during experiment। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट चेंज, इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन पे काम करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट चेंज, ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, इसलिए आपके कोर्स में लिखा हुआ है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। वो सिर्फ ये मैक्सिमम, जब हर चीज फिक्स में रहेगी तभी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होगी, और मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होगी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास आएगी। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हर चीज जब आपके पास परफेक्ट है, सिलेक्शन रूल हर सिस्टम का है, तो किस सिस्टम के लिए किस टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उसमें क्या क्या फिनोमेना आते हैं, तो उसी के बिहाफ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम नहीं पढ़ते हैं। कोई बता सकता है क्यों? ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई? क्योंकि सर उसका एनर्जी गैप बहुत कम होता है। Yes, the gap between two translational level is very low, approximately 10 to the power minus 16 जूल। और जब तक दो लेवल के बीच में, जब तक किन्हीं भी दो लेवल के बीच में एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कोई भी फोटोन इमिट नहीं होगा, तो डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करेगा, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं आएगी। क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी होने के लिए आपका रेडिएशन का एब्जॉर्ब होना जरूरी है, तभी वो इमिट होगा, तभी वो डिटेक्टर पे जाएगा। तो वहां पे गैप बहुत कम होता है, तो इसलिए वहां पे कोई भी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होता। तो हम जनरली उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, और उसमें कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1D बॉक्स में। तो फिर हमने फर्स्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की थी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा रोटेशनल, वो अगर रोटेशन करेगा तो अंडर किस एनर्जी के करेगा, और क्या क्या फिनोमेना होंगे उसमें, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसा स्पेक्ट्रम आएगा। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे रीजन, किस रीजन में काम करता है जी? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव रीजन में। और माइक्रोवेव रीजन है तो वो रेंज किसका है जी? 3 × 10⁻10 से 3 × 10⁻12 हर्ट्ज का। ठीक है ना? एक्टिविटी क्या होगी, कौन से मॉलिक्यूल यहां पे एक्टिव होंगे? परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल को देख के ही आपको पता लगना चाहिए कि परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। ओके, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है तो हम यहां पे एक शॉर्ट नोट बना लेते हैं, मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। एक तरफ एक्टिव लिखते हैं, एक तरफ इनएक्टिव। इनएक्टिव, तो इनएक्टिव में सबसे पहले आ जाएंगे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसमें तो डायपोल मूवमेंट नहीं होता है मॉलिक्यूल। और होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या क्या होगा? H2O2 N2 एंड सो ऑन सब। फिर ये तो नंबर वन। नंबर टू आपके पास आएगा लीनियर मॉलिक्यूल विद सेम एंड। लीनियर मॉलिक्यूल विद सेम एंड। विद सेम एंड। और क्या क्या हो सकते हैं? जैसे CO2, CS2 और C2H2 एंड सो ऑन। नंबर थ्री, प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मॉलिक्यूल, और प्लेनर मॉलिक्यूल में क्या क्या हो सकता है?
BF3 C2H4 बेंजीन सब प्लेनर मॉलिक्यूल है। नंबर 4 परफेक्ट ज्योमेट्री, परफेक्ट ज्योमेट्री, और परफेक्ट ज्योमेट्री को ही कहते हैं स्फेरिकल मॉलिक्यूल, स्फेरिकल मॉलिक्यूल। स्फेरिकल मॉलिक्यूल, और स्फेरिकल मॉलिक्यूल में क्या होगा? परफेक्ट टेट्राहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, CCl4। ठीक है जी, इतने याद रखें। बाकी सब मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे जी। कोई भी लिखा होगा देख के आप बता सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं HCl, एक्टिव होगा जी, इनएक्टिव? एक्टिव। H2O, NH3, O3, HF, CO, BrCl, SF4। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल हैं जो आपको दिखते हैं, ठीक है ना, एक्टिविटी आ गई। अब एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रोटेशनल, तो वो होती है EJ = BJ+1, ये एनर्जी होती है जी। अब जे क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और बी क्या है? रोटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? H⁻² और इसी को हम लिखते हैं क्या जी? H²/8π²I। तो इसका मतलब जो एनर्जी होती है वो जे के चेंज होने से चेंज होती जाती है, BJ+1। इसका मतलब जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के, और जो B है रोटेशनल कांस्टेंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, I होता है μr² के। अब म्यू क्या है? ये रिड्यूस मास है दो मॉलिक्यूल का, मतलब दो एटम के लिए जो एक मॉलिक्यूल में होंगे, M1 M2/M1 + M2। और R क्या है? ये बॉन्ड लेंथ है। ओके, अब एनर्जी हो गई तो एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। अब एनर्जी लेवल्स क्या होंगे? तो देखो जे की वैल्यू है 0। जब जे की वैल्यू 0 होगी तो एनर्जी कितनी आएगी? जीरो। जब जे की वैल्यू 0 होगी तो एनर्जी आएगी 0। J = 0, फिर J = 1, फिर J = 2, फिर J = 3, फिर J = 4, फिर J = 5। ठीक है, तो J = 0 पे एनर्जी 0, J = 1 पे एनर्जी कितनी आएगी? 2B। 2B। उसके बाद एनर्जी कितनी आएगी? 6B। 6B। उसके बाद एनर्जी कितनी आएगी? 12B, फिर 20B, फिर कितनी आएगी? 20B के बाद 32B। 32B, 32B आएगी। देखो J = 0, J = 1, J = 4, J = 5 पे कितनी आएगी? 30। 30B आएगी, एंड सो ऑन, ऐसे चलती चली जाएगी। ये है एनर्जी लेवल्स, बन गए जी। अब एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन करेंगे तो कौन बताएगा? सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल डेल J = क्या होता है? +- 1। +1।
तो 0 से 1 जा सकते हो, 1 से 2 जा सकते हो, 2 से 3 जा सकते हो, 3 से 4, 4 से 5। अब एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो गया, यानी कि एनर्जी गैप। एनर्जी गैप डेल ई आपको एक फार्मूला बताया था मैंने कि 2BJ+1, और जे की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, लोअर वाली। 0 से 1 गए तो 0 रखो, तो पहला गैप कितने पे आएगा, 2B पे। दूसरा गैप कितने पे आएगा, 4B पे, फिर 6B पे, फिर 8B पे, फिर 10B पे। अब ये एनर्जी गैप है, एब्जॉर्ब हुआ तो बाहर भी निकलेगा। तो पहला गैप 2B बाहर निकलेगा, फिर 4B, फिर 6B, फिर 8B और फिर 10B। जब ये गैप बाहर निकलेगा तो इसको कौन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टर। यानी कि फिर आएगा क्या, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रम में पहली लाइन कितने पे आएगी, 2B पे, फिर कितने पे आएगी, 4B पे, फिर कितने पे आएगी, 6B पे, फिर 8B पे, फिर 10B पे और फिर 12B पे। यानी कि पहली लाइन आ जाएगी कितने पे, 2B पे, फिर आ जाएगी 4B पे, 6B पे, फिर 8B पे, फिर 10B पे और फिर 12B पे। तो गैप बिटवीन टू रोटेशनल लाइंस, हर एक रोटेशनल लाइन के बीच का गैप कितना होगा, सेपरेशन, 2B, 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 2B और फिर 2B और फिर 2B। तो ये स्पेक्ट्रम आ गया। अब इस स्पेक्ट्रम से क्या क्या चीज एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन एप्लीकेशन पाथ है किसका, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन आया है जैम में, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं, तो देखो वो इस सेपरेशन की वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है ना। ये 2B की वैल्यू आपको मिलेगी, आपको गिवन होगा x, कोई सेपरेशन की वैल्यू देगा, तो आप यहां से निकाल लेंगे B सेपरेशन, ठीक है। B की वैल्यू आ जाएगी x/2, जो भी है गिवन है। और आपको पता है कि B क्या होता है, B होता है h² / 8π²I, ये होता है जूल में। अगर ये गिवन हो h/8π²I, तो ये होता है हर्ट्स में। और अगर बी गिवन है h/8π²IC, तो ये होता है वेव नंबर में, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो जनरली जो बी की वैल्यू गिवन होगी वो सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन होगी। तो बी की वैल्यू आप ये लगाएंगे, यानी कि B = h/8π², पाई की जगह रख दीजिए μr² × C। तो यहां से जो R की वैल्यू आएगी निकल के, वो आएगी √h/8π²B μ × C। सारी वैल्यू आप रखेंगे, बी की वैल्यू आपके, रिड्यूस मास आप निकालेंगे, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया गया होगा m1 m2 अपॉन m1 + m2, लेकिन मल्टीप्लाई करना ना भूलिए 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम से। क्यों, क्योंकि यहां पे बिना किलोग्राम से आप ऊपर की यूनिट को नहीं काट पाएंगे, जो जूल है। जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमेशा जब भी रिड्यूस मास आप रखेंगे बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने में, तो हमेशा रिड्यूस मास को मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, उसको किलोग्राम की यूनिट में रखना है। तो आप बॉन्ड लेंथ किसकी यूनिट में निकालेंगे, जनरली एंगस्ट्रोम में, एंगस्ट्रोम में निकाल देंगे। एक एंगस्ट्रोम = 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन तो है ये। दूसरा आपसे जो पूछता है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है
जैसे एक मॉलिक्यूल आपके पास HCl है, ये रोटेशनल एक्टिव है, HCl को चेंज कर दिया आपने किसमें, DCl में। तो आपने क्या किया, एक हल्के आइसोटोप से एक भारी आइसोटोप लगा दिया, एक हल्के मास से भारी मास लगा दिया। तो हल्का ज्यादा रोटेट होता है या भारी, पहले तो ये बताइए। हल्का ज्यादा रोटेट होता है। ज्यादा। इसका मतलब आपके पास हल्का ज्यादा, हल्का मॉलिक्यूल आपके पास ज्यादा रोटेट होगा, रोटेशन ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो जब ये हल्का है तो इसका रोटेशनल कांस्टेंट होगा BHCl और इसका रोटेशनल कांस्टेंट होगा BDCl। तो देखते हैं, हमेशा जब भी आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो बॉन्ड लेंथ रिमेनिंग सेम रखते हैं, याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ रिमेनिंग सेम, उसका हमारे पास कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या करते हैं, दोनों के रोटेशनल कांस्टेंट का रेशो निकाल लेते हैं, और वो रेशो हमेशा रिड्यूस मास के रेशो के बराबर, BHCl अपॉन BDCl, म्यू DCl अपॉन म्यू HCl। तो DCl का रिड्यूस मास ज्यादा होगा, HCl का रिड्यूस मास कम होगा। दोनों का जब आप रेशो निकालेंगे तो BHCl अपॉन BDCl जब कैलकुलेट करके मैं लेके आया था तो अप्रोक्सीमेटली 1.9456 आया था, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली 2 कह देता हूं। तो अगर आप BHCl अपॉन BDCl का रोटेशनल कांस्टेंट का रेशो निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2। इसका मतलब अगर BDCl आप निकालना चाहते हो और BHCl आपके पास गिवन हो तो वो BHCl डिवाइड बाई 2, यानी कि आफ्टर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप हल्के आइसोटोप से भारी आइसोटोप लगाते हैं तो हमेशा रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज करेगा, रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज करेगा तो सेपरेशन भी डिक्रीज करेगा, यानी कि पहले से एनर्जी लेवल्स क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे और वो पास पास आने की कोशिश करेंगे। यानी कि क्या बोला, आफ्टर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप हल्के से भारी लगा देते हैं, आफ्टर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन क्या क्या चेंजेस आएंगे, रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज करेगा, इंक्रीज, डिक्रीज। भी डिक्रीज करेगा। तो 2B लेवल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज। हाँ, बोथ आर डिक्रीज, डिक्रीज। चलिए जी, इसका मतलब आप देख के बता सकते हैं, अगर स्पेक्ट्रम में एक बार परफेक्ट का स्पेक्ट्रम लीजिए फिर दोबारा लीजिए, रिएक्शन करने के बाद अगर सेपरेशन डिक्रीज कर गया तो आप कह देंगे आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन हो गया है। अगर सेम ही स्पेक्ट्रम मिला है तो आप नहीं बता पाएंगे कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि रिएक्शन आपको प्रोसीड करनी पड़ेगी दोबारा फिर। लेकिन अगर चेंजेज आ गया तो आप कह देंगे कि मैंने जो ड्यूटेरियम डाला था वो मेरे प्रोडक्ट के साथ जाके लग गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद एक चीज और, तीसरी चीज हमने यहां से और निकाली थी और वो हमारी थी जी क्या, हमने बताया था आपको रोटेशनल टाइम पीरियड और रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। जैम में क्वेश्चन पूछा था इससे, रोटेशनल टाइम पीरियड एंड रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आप एच न्यू दे रहे हैं और जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो BJ+1 है। एनर्जी से एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, मॉलिक्यूल रोटेट करने लगा, तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, वो आ जाएगी BJ+1 डिवाइड बाई एच। और टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, इनवर्सली। तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा H/BJ+1, बाकी कुछ नहीं करना था। अच्छा, फिर एक चीज और यहां से हमने कैलकुलेट करके आपको बताया था, क्या जी, ध्यान से सुनना,
कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स वो कुछ ऐसे होते हैं। J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 4, J इज इक्वल टू 5। ये नॉर्मल होते हैं जब इनको प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, डिवाइड इट्स own component, डिवाइड इट्स own, ये अपने घरों में टूटेंगे। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब भी वो लिखेगा तो क्या कहते हैं कि हमेशा चाहे जे की फॉर्म में लिखा हो, चाहे न्यूक्लियर स्पिन की फॉर्म में लिखा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन स्पिन की फॉर्म में लिखा हो, चाहे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल की फॉर्म में लिखा हो, तो सबके अपने घर होते हैं। जैसे अगर जे की फॉर्म में लिखा है तो जे की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर आई की वैल्यू भी क्या हो सकती है, आई की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 न्यूक्लियर स्पिन। एस की वैल्यू क्या हो सकती है, एस की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है। ऐसे ही एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। तो देखो, तो कंपोनेंट कैसे निकाले, घर कैसे निकाले। देखो, अगर मैं कहता हूं कि किसी की वैल्यू जे की वैल्यू है 0, 0 का कोई घर नहीं, अपना ही घर होता है, तो एक ही घर आएगा इसका। लेकिन अगर जे की वैल्यू 1 है तो 1 के कितने घर हो सकते हैं, 3, -1, 0 और +1। और अगर j इज इक्वल टू 2 है तो 2 के घर हो सकते हैं आपके पास -2, -1, 0, +1 और +2। वो किसी की भी टर्म में लिखे हो, चाहे एल की लिखे हो चाहे आई की लिखे हो, सब यही होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि जे की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 के कितने घर हो सकते हैं, +½ और -½ और अगर मैं कहूं कि जे की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 के कितने घर हो सकते हैं, +3/2, +1/2, -3/2 और -1/2। अगर मैं कहूं कि जे की वैल्यू 5/2 है तो 5/2 के कितने घर हो सकते हैं, +1 5/2, ±3/2 और ±1/2। तो ये चाहे आई की टर्म में हो, चाहे आपके पास एल की टर्म में हो, चाहे एस की टर्म में हो, चाहे जे की टर्म में हो, तो अगर फुल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा, +-1 के साथ चलेगा, +-2 के साथ चलेगा, +-3 के साथ चलेगा। जैसे आप क्या निकालते हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो निकालते हो, अगर हाफ है तो +-½ हमेशा सब में इंक्लूड होगा, उसी के साथ चेन चलती रहेगी। पहले के 2 घर, फिर 4 घर, फिर 6 घर, फिर उसके बाद कितने आएंगे, 8 घर, उसके बाद 10 घर। जोड़े पेयर में चलेगा सब कुछ। और इधर 0 से स्टार्ट होगा, 0 +-1, 0 +-1 +-2, 0 +-1 +-2 और +-3। लेकिन ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, डिजनेसी अपने घर को ब्रेक करता है, कहां कहां पे पॉसिबिलिटी होती है। क्वेश्चन पूछा गया है जी जैम में आपके पास, तो देख लेना, चाहे तो न्यूक्लियर स्पिन दे देगा, चाहे इलेक्ट्रॉन की स्पिन दे देगा, चाहे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दे देगा, एंगुलर क्वांटम नंबर, या जे रोटेशनल टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं इसको, ये दे देगा। तो घर आप बना लेंगे, बस वैल्यू देख लेना क्या दे रखा है उसने। इतनी बात समझ में आई जी। यस सर। ओके, अब लास्ट जो एप्लीकेशन पार्ट था, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर एक मॉलिक्यूल जब भी रोटेट करेगा तो रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज होगा, तो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, और रोटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू कम ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो मैंने कहा था कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर रोटेट करते हैं तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में वो घूम सकता है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो अगर एक्स एक्सिस के रोटेशन करेंगे तो आई एक्स के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये आई वाई और ये आई जेड के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है जी, ओके। आई एक्स को बोलते हैं आई ए, इसको बोलते हैं आई बी, और इसको बोलते हैं आई सी। ये हमेशा एक्स एक्सिस का मतलब ये बॉन्ड एक्सिस होगी, बॉन्ड एक्सिस। इसी के बिहाफ पे जब मॉलिक्यूल रोटेट होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल है तो ये H एटम है, ये Cl है। ठीक है, तो मैंने आपसे एक कंडीशन बताई थी कि एक हैवी न्यूक्लियाई है और एक लाइट न्यूक्लियाई है, तो घुमाने से पहले क्या चीज जज करनी है? सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां पे होगा? टुवर्ड्स हैवी रेटम। हायर मास की तरफ को शिफ्ट होगा। वहीं से आपको डिस्टेंस रखनी है R1 और R2, और जब वो बैलेंस हो जाएगा तभी उसको रोटेट करना है। तो रोटेशन जो आप कर सकते हैं वो एक्स एक्स के थ्रू घुमाएंगे, फिर वाई एक्स के थ्रू घुमाएंगे, और फिर जेड एक्स के थ्रू घुमाएंगे। तो उसके घुमाने से आप देखेंगे जनरली आई एक्स पे कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, बट आई वाई और आई जेड पे दोनों पे इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसी को कह देते हैं कि आई ए के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, बट आई बी इक्वल टू आई सी होंगे। तो ये सब कंडीशन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए होगी। लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल में चाहे आपके पास HCl हो, HBr हो, ठीक है ना, HF हो, या CO2 हो, या CS2 हो, चाहे आपके पास में C2H2 हो, सब यही कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल आ जाए, कौन सा जी? सिमेट्रिक टॉप बोलते हैं उनको, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक टॉप। इसमें क्या होगा? आई ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, बट आई बी इक्वल टू आई सी होगा। इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल आ सकते हैं? बस जस्ट याद रखना, CH3F, CH3Cl, CH3Cn। ठीक है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। यहीं पे आपके पास BF3 भी हो सकता है, ठीक है, यहीं पे आपके पास बेंजीन भी हो सकता है, ये भी सब सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है। फिर एक कंडीशन ऐसी आ सकती है जिसमें तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो जाए एक्स वाई जेड पे घुमाने पे, तो इनको कहते हैं अस्फेरिकल मॉलिक्यूल। अस्फेरिकल मॉलिक्यूल, परफेक्ट ज्योमेट्री। और इसमें कौन कौन आएगा? CH4, CCl4 और SF6। ठीक है जी, उसके बाद फिर जो आएगा, ऐसा हो सकता है हर एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अनइक्वल हो जाए, तो इनको मॉलिक्यूल को कहते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था जैम में, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, इसमें क्या क्या हो सकते हैं? H2O हो सकता है, H2O2 हो सकता है, N2F2 हो सकता है, HOCl हो सकता है। यहां तक हमारे पास रोटेशनल खत्म हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि मॉलिक्यूल के रोटेशन से क्या क्या चीजें आती हैं वो सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमने कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की थी? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी।
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले रीजन, किस रीजन में काम करती है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रीजन में काम करती है जी। और इसका रीजन होता है 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज का। ठीक है जी। एक्टिविटी क्या है? वही मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्टिव होंगे जिनके अंदर चेंज इन डायपोल मूवमेंट होगा, नो परमानेंट डायपोल मूवमेंट बट हैविंग चेंज इन डायपोल मूवमेंट। तो एक बात याद रखिएगा, दुनिया के होमोडायटम मॉलिक्यूल को छोड़ के हर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन में इंफ्रारेड में एक्टिव होते हैं, होमोडायटम मॉलिक्यूल को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर वाइब्रेशन को चेकआउट करते हैं। और मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन हो सकते हैं, जैसे सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, बेंडिंग, सीजरिंग, वैगिंग, बहुत सारे ट्विस्टिंग। लेकिन जब भी मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक वाइब्रेशन में जाएगा उसके अंदर हमेशा चेंज इन डायपोल मोमेंट आएगा। इसलिए दुनिया के होमोडायटम मॉलिक्यूल को छोड़ के दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेशन में एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक्टिविटी की आप बात करेंगे तो, लेकिन अगर पर्टिकुलर वाइब्रेशन की बात करेगा तो वो वाइब्रेशन हो सकता है कि उसमें ना दिखे बट मॉलिक्यूल हमेशा एक्टिव हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसे इनएक्टिव, तो इनएक्टिव में आपके पास होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल H2O2 N2B2 एंड सो ऑन। अब एक्टिव में क्या होगा? सब एक्टिव हो जाएंगे, CO2, CS2, H2O, HF, NS3, CH4, CCl4, BF3, O3, BRCl, और आपके पास C2H2, C2H4, हर एक हो। लेकिन अगर पर्टिकुलर वाइब्रेशन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक वाइब्रेशन इन CO2, CS2 और C2H2, और सिमेट्रिक वाइब्रेशन इन प्लेनर मॉलिक्यूल। ओनली सिमेट्रिक वाइब्रेशन की, होल मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं जी। जैसे BF3 और आपके पास C2H4 और बेंजीन, और फिर वो क्या होगा? सिमेट्रिक वाइब्रेशन इन स्फेरिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक वाइब्रेशन इन टेट्राहेड्रल, यानी कि CH4 और CCl4, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी। सिमेट्रिक वाइब्रेशन, जैसे ये CO2 मॉलिक्यूल होता है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन का मतलब इधर से पकड़ के खींच दीजिए, इधर से पकड़ के खींच दीजिए, अभी के मॉलिक्यूल में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन होगा। लेकिन अगर आपने एक ही एंड को ज्यादा पकड़ के खींच दिया और इसको कम खींच दिया तो ये ज्यादा खींच गया है, इसको कहते हैं एसिमेट्रिक। यहां पे डायपोल मूवमेंट 0 होगा क्योंकि दोनों तरफ से डेल माइनस और डेल माइनस। ठीक है। यहां पे चेंज 0 नहीं हो पाएगा, एक तरफ ज्यादा है तो एक तरफ कम है, तो डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0। फिर एक होता है बेंडिंग, आपको इसको ऐसे पकड़ के खींच दीजिए, डाउन और अप,
तो यहाँ पे पर्टिकुलर वाइब्रेशन को चेकआउट करना है। अब मॉलिक्यूल बैंट हो गया है, बैंट में हमेशा डायपोल मूवमेंट रहता है, तो ये है बेंडिंग मोड। अगर सारे मोड में डायपोल मोमेंट 0 रहे तब बोलेंगे होल मॉलिक्यूल इनएक्टिव है। लेकिन यहां पे सारे मोड में क्या, जैसे मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक मोड में जाएगा उसके अंदर हमेशा डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, और डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा तो होल मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि किसी मॉलिक्यूल में 99 वाइब्रेशंस मोड है और एक मोड में भी डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया तो होल मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाएगा। इसलिए दुनिया का हर मॉलिक्यूल यहां पे एक्टिव होता है, छोड़ के होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल को। लेकिन पर्टिकुलर वाइब्रेशन में आपको देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर वाइब्रेशन में डायपोल मूवमेंट 0 हो रहा है, नॉन जीरो। अगर 0 हो रहा है तो मॉलिक्यूल इनएक्टिव, और अगर वो 0 नहीं हो रहा है तो मॉलिक्यूल एक्टिव। तो अगर मैं पूछूं ये पहले वाली कंडीशन है ए, क्या ये आईआर एक्टिव होगा इनएक्टिव? इनएक्टिव। आईआर ये इनएक्टिव होगा क्योंकि डायपोल मूवमेंट यहां पे 0 है, और ये दोनों मोड होंगे आईआर एक्टिव क्योंकि यहां पे डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। तो कभी कभी ऐसे मोड देके वो दिखा देगा। तो दुनिया का हर एक बैंट मॉलिक्यूल हमेशा आईआर एक्टिव होता है, जो भी बैंट हुआ वो हमेशा आईआर एक्टिव होगा, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो एसिमेट्रिक हो। लेकिन जब मॉलिक्यूल लीनियर आएगा या मॉलिक्यूल प्लेनर आएगा तो एक बार जरूर चेकआउट करना कि सारे के सारे वेक्टर से या जो भी स्ट्रेचिंग हुई है उससे डायपोल मूवमेंट 0 हो रहा है, नॉन जीरो। अगर डायपोल मूवमेंट टोटल 0 हो रहा है तो मॉलिक्यूल इनएक्टिव, अगर नॉन जीरो हो रहा है तो मॉलिक्यूल एक्टिव। अगर टोटल डायपोल मूवमेंट 0 हो रहा है तो मॉलिक्यूल इनएक्टिव, और टोटल अगर 0 नहीं हो रहा है तो मॉलिक्यूल एक्टिव। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, चलिए, ये तो पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है। जैसे BF3 है, अगर ऐसे लिखा हुआ मिला, BF3 प्लेनर होता है और उसने ऐसे लिखा हुआ तो सारे के सारे बॉन्ड के एसिमेट्रिक है ना, तो डायपोल मूवमेंट यहां पे क्या हो जाएगा? 0। 0, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट तो 0 होता है। लेकिन अगर एक भी बॉन्ड छोटा और बड़ा हुआ तो क्या डायपोल मूवमेंट 0 हो पाएगा? नो। हाँ, बस ये बॉन्ड का वेक्टर देख लेना एक बार, नॉट इक्वल टू म्यू 0 है तो इनएक्टिव, और ये हो गया एक्टिव। चलिए, एक्टिविटी की बात कर ली हमने। अब जब मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन से इंटरेक्ट करेगा तो एनर्जी आएगी, तो एनर्जी की बात करते हैं जी। एनर्जी, एनर्जी कितनी होती है जी यहाँ पे? n+1/2h। जी, ये होती है En=n+1/2h। ओके, ये n है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहां पे ये है न्यू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 1/2π√k/म्यू। अब ये k क्या है जी? ये k है फोर्स कांस्टेंट। ओके, अब ये यहां से जिस एनर्जी के कोरस्पोंडिंग ये एनर्जी आई है तो पोटेंशियल क्या होता है कि इस पोटेंशियल के अंडर उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल, और वो होता है V=1/2 kx²। ठीक है जी, ये कहां से आया था? हम सबने देखा था कि जब भी आप बॉन्ड को सिमेट्रिक या सिमेट्रिक करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ वेरी करेगी। तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? वो किसी फोर्स की वजह से आ रहा था, हुक्स लॉ से, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो फोर्स इज इक्वल टू -kx। के क्या था जी? फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट। और फोर्स अब क्या है? ये फोर्स आ गया, फोर्स से आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि F इज इक्वल टू क्या होता है जी? -dV/dx। यहां से हमने पोटेंशियल निकाला है ये, कि ये पोटेंशियल जो आएगा V इज इक्वल टू वो आएगा 1/2 kx²। तो पोटेंशियल आ गया, फोर्स आ गया। अब
अगर आप इस पोटेंशियल को फोर्स कांस्टेंट अगर आप निकालना चाहे तो जो आपके पास पोटेंशियल है उसको अगर आपने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, देखो v इजिकल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर है, इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे फिर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स कांस्टेंट। तो पोटेंशियल को 2 बार डिफरेंशिएट करने से, पोटेंशियल को 2 बार डिफरेंशिएट करने से आपको फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों? देखो dv बाई dx निकालो एक बार तो ये आ जाएगा kx, फिर दोबारा से फिर डिफरेंशिएट करो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो x का आ जाएगा 1, तो बन गया नहीं फोर्स कांस्टेंट। तो पोटेंशियल को 2 बार डिफरेंशिएट करने से फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा। बाकी एनर्जी याद रखनी है, ये है एनर्जी लेवल्स कैसे बनाए थे आप लोगों ने, ये बना था जी आपके पास, ये था आपके पास एनर्जी और इधर था इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये है n इजिकल टू 0, n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4। n इजिकल टू 0 को बोलते हैं कौन सी एनर्जी, 1/2 h न्यू, और इसी का नाम था 0 पॉइंट एनर्जी। और ये n इजिकल टू 1 पे, ये n इजिकल टू 2 पे, ये n इजिकल टू 3 पे, ये n इजिकल टू 4 पे, तो ये एनर्जी है 1/2 h न्यू, तो ये एनर्जी थी 3/2 h न्यू, ये एनर्जी थी 5/2 h न्यू, और ये एनर्जी थी 7/2 h न्यू, और ये एनर्जी थी 9/2 h न्यू। ऐसे एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। अब गैप, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप को कौन बताता है, सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल क्या होता है यहां पे, 2 लेवल के बीच में, यानी कि डेल एन इज इक्वल टू +-1, और इसी को कहते हैं डेल न्यू इज इक्वल टू +-1। यानी कि 0 से 1 जा सकते हो, 1 से 2 जा सकते हो, 2 से 3 और 3 से, और हर एक एनर्जी लेवल के बीच की, जो ट्रांजिशन के बीच की जो एनर्जी आती है वो आती है एच न्यू। तो यहाँ पे हर गैप कितने का होता है, एच न्यू का, हर गैप एच न्यू का होता है। तो देखो 0 पॉइंट एनर्जी आपके पास कितनी आई, 1/2 एच न्यू। ये एच न्यू अगर है तो एनर्जी है, यही एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी में लिखोगे तो 1/2 न्यू, और यही एनर्जी अगर वेव नंबर में लिखोगे तो 1/2 न्यू बार। जिस फॉर्म में भी दिया गया होगा, ये जूल में होगा, ये हर्ट्स में होगा, और ये वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स में होगा। बस वही वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, बाकी यूनिट कन्वर्जन आपसे कराएगा, आप वो कर देना, ठीक है जी, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर इसी में आपसे पूछेगा आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो यहां पे क्या करना है, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, इससे जरूर क्वेश्चन पूछता है आपसे। अगर HCl से DCl की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का आपको कंपेयर करना है तो ये रहेगी न्यू HCl, ये रहेगी न्यू DCl, और आफ्टर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन फोर्स कांस्टेंट रिमेनिंग सेम, KHCl इज इक्वल टू KDCl, फोर्स कांस्टेंट की कोई बात नहीं करेंगे। तो जो दो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का रेशो आएगा वो उनके रिड्यूस मास का अंडर रूट आएगा। रोटेशनल कांस्टेंट में अंडर रूट नहीं आता है, यहां पे अंडर रूट आता है, और इसकी वैल्यू अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली 2 थी। तो अगर आपको न्यू DCl निकालनी है तो वो न्यू HCl पहली वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का 1/√2 होके आएगी। यानी कि आफ्टर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज करेगी जी। हमेशा याद रखेंगे आफ्टर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। तो अगर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी न्यू HCl और न्यू DCl है
तो न्यू DCl कम होगी, न्यू HCl ज्यादा होगी। यानी कि ज्यादा वाला कम वाइब्रेट होगा और हल्का वाला ज्यादा वाइब्रेट होगा। तो अगर वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगी तो जीरो पॉइंट एनर्जी भी तो कम ज्यादा होगी। तो बताओ HCl की जीरो पॉइंट एनर्जी ज्यादा होगी या जीरो पॉइंट एनर्जी DCl की ज्यादा होगी? जीरो पॉइंट एनर्जी HCl की ज्यादा होगी या DCl की? सीएल की। HCl की ज्यादा होगी क्योंकि DCl की फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी, तो उसकी जीरो पॉइंट एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो जिसका ड्यूरिंग आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिक्रीजेज। अगर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो जीरो पॉइंट एनर्जी, अगर दो मॉलिक्यूल की कंपेयर करना चाहते हो तो उसको भी कंपेयर कर सकते हो। हायर मास वाले की जीरो पॉइंट एनर्जी कम होगी, लोअर मास वाले की जीरो पॉइंट एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? हल्का मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट होगा, भारी मॉलिक्यूल कम वाइब्रेट होगा। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, ये निकाल लिया आपने। ठीक है, आपके पास एक्टिविटी आ गई मॉलिक्यूल की। अब देखते हैं वाइब्रेशन मोड, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड या नॉर्मल मोड? नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड। वन थ्री। नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड वो आ जाएंगे आपके पास 3n-5। ठीक है। और सिमेट्रिक वो आप निकालोगे n-1 से। और बैंडिंग वो आप निकालोगे 2n-4 से। ठीक है। अब जैसे CO2 है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड कितने होंगे? 3n-5 से। n की वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ एटम, तो 3 × 3 - 5 = 4। अब सिमेट्रिक में जो आपके पास आएगा n-1, इसका मतलब 2 है। स्ट्रेचिंग इसको कह सकते हैं, स्ट्रेचिंग। ये है स्ट्रेचिंग। अब दो स्ट्रेचिंग होगी और उसमें एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी और दूसरी एसिमेट्रिक। अब बेंडिंग कितनी होगी? बेंडिंग होगी 2 × 3 - 4 = 2। 2 बेंडिंग होगी। ओके। अगर आएगा नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में टोटल वाइब्रेशन मोड वो आएगा 3n-6। स्ट्रेचिंग n-1 मोड, बेंडिंग 2n-5। तो फॉर एग्जाम्पल अगर H2O मॉलिक्यूल आप लें तो H2 मॉलिक्यूल में टोटल वाइब्रेशन मोड कितने होंगे? 3n-6। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 3 - 6 = 3। और स्ट्रेचिंग n-1, तो 3 - 1 = 2। और बेंडिंग कितना हो जाएगा? 2 × 3 - 5 = 1। ये तो नॉर्मल है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड। लेकिन अगर कहीं पे रह जाएगा कंस्टेंट मोशन तो तब क्या करेंगे?
कंस्टेंट मोशन। अगर कंस्टेंट मोशन आपसे पूछा गया है तो इसका मतलब किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को वो क्या कर रहा है, कंस्टेंट कर रहा है। तो अगर कंस्टेंट करता है तो इसका मतलब होता है मूव ओनली वन डायमेंशन, मूव ओनली वन प्लेन कह दो या डायरेक्शन। जैसे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है लीनियर के लिए, 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3n-5। नॉन लीनियर के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3n-6। तो ये आप सब किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसने कह दिया ट्रांसलेशनल कंस्टेंट, तो पहले ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 3, अब ओनली वन डायमेंशन में, वन डायरेक्शन में चलेगा। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी अब, अगर कंस्टेंट बोलेगा तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली वन रहेगी। जिस भी को, अगर रोटेशनल को करेगा तो वो अगर लीनियर में 2 लेके आ रहा है तो एक में ही जाएगा, 3 लेके आ रहा है तो एक में ही जाएगा। यानी कि कंस्टेंट अगर मोशंस कर दिया है, मूव ओनली वन प्लेन वन डायरेक्शन, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही रहेगी। ठीक है, जैसे आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा HBr मॉलिक्यूल, इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। अगर ट्रांसलेशनल को कंस्टेंट कर दिया है तो ये मॉलिक्यूल लीनियर है नॉन लीनियर, क्लियर। लीनियर है तो ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आएगी 1, रोटेशनल की कितनी आएगी 2, और वाइब्रेशन आएगा 3n-5, तो ये आएगी 1। तो टोटल कितनी आ जाएगी 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अगर ट्रांसलेशनल को कंस्टेंट नहीं करता तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर कितनी आ जाती 6। यानी कि कंस्टेंट करने से, रुकावट करने से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये हमेशा याद रखना। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब लास्ट देखते हैं। लास्ट हमने किया था कि हमने दुनिया के सारे मॉलिक्यूल देख लिए हैं, लेकिन होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल को कहां पे स्टडी करें, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, इसके लिए हम पढ़ते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑल होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, ये आपके जैम के कोर्स में नहीं, बट अदर इंस्टीट्यूट, अदर जो आपके पास एग्जाम है उसमें आएगा। ऑल होमो डायटोमिक नहीं है। मॉलिक्यूल एक्टिव इन इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, यहाँ पे क्या होता है, रीजन, रीजन यहाँ पे यूवी विजिबल है। जैसे खाए टिफिन में अच्छे तक नहीं लगा था, हलवा बन जाओ तो रख दे। एक्टिविटी क्या है, तो पूरा हलवा से भर के नहीं, थोड़ी तो भरा ही दे। किसी का माइक ऑन हो गया है। एक्टिविटी है आपके पास चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, तो यहां पे हम करते हैं रोटेशनल रमन और वाइब्रेशनल रमन। और रोटेशनल रमन में हम देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं जी आपका रैले और स्टोक एंड एंटी स्टोक।
एंटी स्टॉक। ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ होमोडायटोमिक मोलिक्यूल कैलकुलेटेड इन रोटेशनल रमन में, बस इतना याद रखना है। फिर यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होता है रोटेशन रमन में, सिलेक्शन रूल वो होता है डेल जे इज इक्वल टू 0 ± 2। 0 कहता है रैले और ये कहता है रमन को, और +2 कहता है स्टोक्स को, और -2 कहता है एंटी स्टोक को। ओके, एक लास्ट चीज आप याद रखेंगे, अगर सिलेक्शन रूल गिवन है डेल जे इज इक्वल टू 0 +1 ±1 ±2, यानी कि ऐसे +2 +1 0 -1 -2, तो अगर +1 है तो R लाइन आती है, 0 है तो Q लाइन, -1 है तो P लाइन, और अगर आपके पास -2 है तो ये आपको देगा O लाइन, और +2 है तो देगा S लाइन। इनके नाम होते हैं जी लाइंस के। ठीक है, और यहां पे हमेशा पोलराइजेबिलिटी की आप बात करते हो, मैग्नेटिक फील्ड की पोलराइजेबिलिटी, बस ये फिर जनरल नॉलेज के लिए है, आपके बाकी नहीं है। ठीक है जी, बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जी। आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जी। आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। अब आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर प्रीवियस ईयर डाउट था। क्या जी? सर प्रीवियस ईयर से डाउट था। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया जी, आपने क्या बोला? सर एक बार प्रीवियस रिपीट कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप हाई नोड पे बात करते हैं फिर लो नोड पे जाते हो, बाद में क्या बोला मुझे नहीं सुनाई दिया। सर एक बार रिपीट की। प्रीवियस ईयर सॉल्व डाउट थे। प्रीवियस ईयर का डाउट था जैम में जी? यस सर। जी बताइए कौन सा क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा, आप क्वेश्चन बताइए बस। सर ग्राफ से है क्वेश्चन 12। देखिए मैं बताता हूं ग्राफ का क्वेश्चन, समझिए सब लोग। उसने कहा है एक मोलिक्यूल है XY, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। फिर इसका आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन किया गया है X' Y', यही तो है जी। XY मोलिक्यूल का मतलब मैं कह देता हूं कि मान लो ये CO मोलिक्यूल है, यानी कि इसका आइसोटोप है 12C16O। फिर इसका दूसरा आइसोटोप बना दिया आपने 13C और 18O। हल्के से क्या कर दिया, मोलिक्यूल को भारी कर दिया नहीं। अगर इस मोलिक्यूल का रोटेशनल कांस्टेंट है BXY, तो इस मोलिक्यूल का रोटेशनल कांस्टेंट है BX' और Y'। ठीक है जी, इस मोलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स हैं ये। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, यही क्वेश्चन है, कुछ और है? आप तो बोल नहीं रहे हो, कैसे पता कैसे चलेगा मुझे? मेरे साथ जवाब दीजिए, चुप मत रहिए। यस सर। आप बताइए रोटेशनल कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, XY का या X', Y' का? आफ्टर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन रोटेशनल कांस्टेंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? डिक्रीजेस। जब रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज होगा
तो लेवल के बीच में जो गैप है वो भी तो डिक्रीज होगा। Yes, sir. ये एक्स वाई मोलिक्यूल का गैप है, ये एक्स डैश वाई डैश का है। तो एनर्जी लेवल तो इसके बीच का डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? वो इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि बी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बी एक्स डैश वाई डैश से। फिर टू बी एक्स वाई भी ग्रेटर देन होगा टू बी एक्स डैश और वाई डैश से। इसलिए हर एक गैप की जो वैल्यूज होगी, टू बी फिर सिक्स बी, वो सब डिक्रीज करेगी। इसका मतलब सेपरेशन बी एक्स वाई का ज्यादा रहेगा, मतलब एक्स वाई का सेपरेशन ज्यादा रहेगा, एक्स डैश वाई का सेपरेशन कम रहेगा। ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. अच्छा, लेकिन उसने जो ग्राफ पूछा है एनर्जी गैप, क्या एनर्जी गैप जीरो हो रहा है? क्या No, sir. एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी गैप जीरो हो रहा है? No, sir. एक तरफ तो है डेल ई ग्राफ में, एक तरफ है जे। जे के बढ़ने से एनर्जी गैप बढ़ रहा है, 2b 4b 6b 8b एंड सो ऑन। अब बताओ एनर्जी गैप जो है वो एक्स वाई का ज्यादा होगा या एक्स डैश वाई डैश का ज्यादा होगा? एक्स वाई का ज्यादा होगा। एक्स वाई का XY का। ज्यादा होगा, तो एक्स वाई वाले को तो ऊपर लिखो, ठीक है, और एक्स डैश वाई डैश को नीचे। ये तो बात सही है ना? Yes, sir. अच्छा, अब ग्राफ में अगर आप देखें, एक जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वो तो होगा नहीं, और एक में दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल गैप नहीं होगा, क्योंकि जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ ऐसा जाएगा। तो ये तो रहेगा एक्स वाई का, और ये रहेगा एक्स डैश वाई डैश का। अब अगर आप ध्यान देखिए, ये क्या है? इंटरसेप्ट। ये तो इंटरसेप्ट की वैल्यू है ना। और अगर आप इसको देखें, ये है स्लोप। तो ग्राफ को ऐसे भी देख सकते हो, देखो कैसे। एनर्जी गैप का एक फार्मूला दिया था मैंने अभी आपको, दो लेवल के बीच में। तो वो आएगा 2b एक्स वाई और j+1। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी 2b एक्स वाई जे प्लस 2b एक्स वाई के लिए। फिर आएगा डेल ई एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू 2b एक्स डैश वाई डैश और j+1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2b एक्स डैश वाई डैश जे प्लस 2b एक्स डैश और वाई डैश। देखो, इसका मतलब ये तो है इसका क्या जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो इसका स्लोप है, ये इसका इंटरसेप्ट है, यानी कि ये m है और ये c है, और ये m है और ये c है। यहां से भी आप बता सकते हो कि इसका इंटरसेप्ट भी ज्यादा है, इसका स्लोप भी ज्यादा है, तो ऊपर हमेशा ये आएगा, और दोनों के बीच में बराबर नहीं रहेगा, गैप हमेशा इंक्रीज होता चला जाएगा। तो देखो, इसका स्लोप भी ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, तो एक्स वाई डैश का स्लोप भी कम है और इंटरसेप्ट भी कम है। इसका स्लोप भी ज्यादा है, इंटरसेप्ट भी ज्यादा है। और आप सेट कर सकते हैं, आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं, आप दोनों के बीच के एनर्जी लेवल को देख के भी सेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? Sir. और बताइए, और बताइए जी। प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए एक बार। प्रीवियस स्लाइड लो जी। ये तो मैंने रमन का एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको, पूछ लेता है जी कभी कभी। आपको सेपरेशन, एनर्जी और आपके पास में जो थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन है उस पे ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, एनर्जी गैप, एनर्जी सेपरेशन, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालना है, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन,
जीरो पॉइंट एनर्जी, एक्टिविटी, कौन मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे कौन इनएक्टिव होंगे, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, ये कंसेप्ट आपको देखना है। जी बताइए, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है जी मुझे। And in upper values, gap in energy level. क्या बोले जी? Like decreases in a नहीं, gap between energy and isotopic substitution. after isotopization gap between two energy levels always decreases. Gap between two energy levels after isotopic substitution decreases. First of all, decreasing point आपको जो दिखाई देगा वो बहुत लेस होगा, but when you increases the rotational quantum number, the gap between two energy levels is very large. वो बहुत बढ़ेगा, ठीक है ना। आपकी वॉइस बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला अभी। सर प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए। प्रीवियस स्लाइड जी, सर एक बार कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से एक बार कांस्टेंट वाला वाइब्रेशन। कांस्टेंट मोशन, जैसे देखो कांस्टेंट मोशन को एक बार मैं और बता देता हूं, देखो कैसे देखना होता है। अगर ये स्लाइड है तो मैं यहां से स्लाइड को मूव कर सकता हूं, मैं आगे बताऊं। जिसने भी स्लाइड को वो किया हुआ है रिमूव, मैं अगली स्लाइड पे जा सकता हूं क्या जी? यस सर। चलिए देखिए एक बार, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता हूं कि CO2 मॉलिक्यूल है जी, ध्यान से सुनिएगा, CO2 मॉलिक्यूल। अच्छा, CO2 मॉलिक्यूल कैसा होता है जी? लीनियर। लीनियर है तो अभी इसका डाइपोल मोमेंट क्या है जी? जीरो है ना जी। अच्छा, यस इसको सिमेट्रिक वाइब्रेशन करो, ये कर दिया आपने, डेल माइनस डेल प्लस और डेल माइनस, अभी भी तो मैग्नीट्यूड जीरो ही हो रहा है। आई आर इनएक्टिव। ओके, अब अगर मैं इसको क्या करूं, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन, चाहे मैं इस बॉन्ड को एसिमेट्रिक करूं राइट हैंड के या लेफ्ट हैंड के, ठीक है जी, ये गया, तो अब तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अब तो मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो पाएगा ना, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, आई आर एक्टिव, और इसको कहते हैं एसिमेट्रिक। ओके, अब दूसरा क्या हो सकता है? बॉन्ड बिहेव लाइक एज ए स्प्रिंग। सिमेट्रिक वाइब्रेशन में क्या होता है? बॉन्ड बिहेव लाइक एज ए स्प्रिंग, या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। बैंड हो गया है, बेंडिंग, तो हमेशा डाइपोल मूवमेंट रहेगा, तो आई आर एक्टिव, म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब उसने एक बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें कौन से कंस्टेंट मोशन है? कंस्टेंट मोशन क्या बोलता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल इन वन प्लेन। कंस्टेंट का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में हो सब, वन डायरेक्शन, वन प्लेन। देखो यहां पे आप जो भी स्ट्रेचिंग कर रहे हो एक ही प्लेन में कर रहे हो, कार्बन वहीं पे रहेगा, ऑक्सीजन एक ही प्लेन में खींच रहे हैं, दोनों स्ट्रेच हो रहे हैं। यहां पे भी कार्बन अपने एक ही प्लेन में, ऑक्सीजन भी है, तो ये दोनों मोड क्या हो सकते हैं?
कंस्टेंट मोड हो सकते हैं। क्या ये कंस्टेंट मोशन हो सकती है? नो सर। ये अलग प्लेन में है, नीचे चले गए, ये अबाउ चला गया है, तो ये कभी कंस्टेंट मोड नहीं हो सकता है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेस्पेक्ट में पूछेगा कंस्टेंट मोशन है, तो जितनी भी ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, अगर इसको कंस्टेंट करेगा तो इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी? अब ये 3 डायमेंशन में नहीं घूम पाएगा, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। अगर रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 या 3 लीनियर नॉन लीनियर होती है, तो इसको अगर कंस्टेंट कर दोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बचेगी? ओनली 1। एक ही डायमेंशन में घूम पाओगे। इसका मतलब रुकावट कर दिया आपने, ब्रेक कर दिया है आपने कि आप इसको एक ही डायमेंशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके जा सकते हो, घुमा सकते हो, ये फ्रीली मूव कर सकता है, बस ये याद रखना जी। ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग हो सकते हैं कि कहां कौन कौन से प्लेन में आप वाइब्रेशन चेकआउट करते हैं। इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है जी। और बताइए। सर क्वेश्चन 8। क्या जी? सर क्वेश्चन 8 है किसका क्वेश्चन नंबर 8 जी? सर जैम का। एम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार रीड कर दीजिए। The number of vibration modes of carbon dioxide molecule that can be कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल मोड पूछा है ना? vibration mode हाँ, वाइब्रेशन मोड क्या होते हैं? CO2 मॉलिक्यूल लीनियर और नॉन लीनियर? linear लीनियर। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड कितने होंगे? 3n-5। तो 3n-5 से कितने आ जाएंगे? अभी निकाले मैंने, 3 × 3 - 5 = 4। और 4 में एक सिमेट्रिक, एक एसिमेट्रिक और 2 बेंडिंग के मोड हैं। आ गए जी, कुछ नहीं करना जी। और बताइए। एक क्वेश्चन 13 भी है क्या जी? सर। सर क्वेश्चन है टू क्लोज lying band in a UV spectrum occur at 274 nanometer and सुनिए 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 सुनिए। 269 हाँ, राइट 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 राइट। वो क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरा ही नहीं है, वो यूवी का क्वेश्चन है, वो यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी बता देता हूं। 2 बैंड दिए गए हैं ना, और नैनोमीटर में दिए गए और सेंटीमीटर में शायद पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 1/λ1 - 1/λ2 ये कर देना है बस। नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? कितनी कितने नैनोमीटर पे लैम्डा दिया गया है आपको? पहली लैम्डा कितने पे दी गई है? 274 274। और दूसरी लैम्डा कितने पे दी गई है? 269 269। तो आप कीजिए λ2 - λ1, डिफरेंस निकाल दीजिए। तो 1/λ2 ये है, ये λ1 है। तो 269 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो -1/274 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा आपके पास 10⁻7 डिवाइड बाई 269 माइनस 10⁻7/274। बस ये वैल्यू आप जो कीजिए, इसको ऊपर लेके जाइए, सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा। ये सोल्व कीजिए, इसका एलसीएम लेके, कैलकुलेटर आपके पास है, आंसर आ जाएगा। यस सर। और बताइए। सर ऑब्लेट मॉलिक्यूल और सर प्रोलेट मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? ओबलेट और प्रोलेट सर। ये ओबलेट और प्रोलेट आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि प्रोलेट और एक है ओबलेट। देखो,
अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा है कि आई ए के कोरोस्पोंडिंग तो है नॉन जीरो और आई बी इक्वल टू है आई सी, जैसे CH3F, CH3Cl और CH3Cn। लेकिन अगर ऐसा है कि आई ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और आई ए नॉट इक्वल टू जीरो यहां पे भी ऐसे लिखते हैं, बट यहां पे क्या होगा, यहां पे आई बी इक्वल टू आई सी ग्रेटर देन इक्वल टू आई ए होगी, और यहां पे आई सी ग्रेटर देन इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई बी होगी। यहां पे सी वाली ज्यादा होगी, यहां पे सी के साथ कोई और भी ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली एक्सीज आएगी। तो अगर इस टाइप का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सी और बी एक साथ आ रही है और ए से ज्यादा हो, वो सब प्रोलेट मॉलिक्यूल कहलाएंगे। और अगर ओबलेट वाली है तो उसमें सी वाली ज्यादा रहेगी, ए और बी वाली एक साथ रहेंगी, जैसे BF3, बेंजीन और NH3 और XeF4। ऑन द बिहाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ये डिसाइड करते हैं कौन मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोलेट जाएगा और कौन मॉलिक्यूल हमारे पास ओबलेट जाएगा। लेकिन अगर एटम को डिसाइड करना हो कि वो प्रोलेट होगा या ओबलेट होगा, तो वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिसाइड करते हैं, न्यूक्लियर शेप से स्फेरिकल होगा, ओबलेट होगा या प्रोलेट होगा। बट यहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिसाइड करते हैं, ठीक है जी। ये हमेशा याद रखना, इसमें सी वाली ज्यादा होती है, इसमें बी और सी दोनों ज्यादा होती है, ए कम होती है। यहां पे हमेशा ए और बी एक साथ आती है और सी हमेशा ज्यादा होती है। और बताइए जी। सर वाइब्रेशन में नंबर ऑफ लाइंस और पीक्स कैसे निकालेंगे? देखो, हमेशा हर एक गैप वाइब्रेशन में डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू का आ रहा है, तो ए की तो लाइन मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखें, हर एक एनर्जी गैप कितने का आ रहा है, एच न्यू का, तो नंबर ऑफ लाइन से एक ही मिलेगी। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर अगर आपके पास है, ठीक है ना, इज इक्वल टू n+1/2 एच न्यू से अगर आप देखें तो स्पेक्ट्रम में एक लाइन आएगी, जनरली स्पेक्ट्रम हैविंग वन लाइन। लेकिन अगर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दे दे कि CO2 मॉलिक्यूल का IR स्पेक्ट्रा देखा गया, तो CO2 में अगर आप ध्यान से देखें, सिमेट्रिक वाइब्रेशन जब करेगा वो IR एक्टिव है इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। लेकिन एसिमेट्रिक अगर करेगा तो वो IR एक्टिव है, और जब बेंडिंग करेगा तो एक्टिव। एक्टिव है। तो इसमें कितनी पीक आनी चाहिए, तीन मोड है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और बेंडिंग। दिखनी चाहिए थी तीन लाइंस, तीन पीक। लेकिन असिमेट्रिक क्या है, इनएक्टिव है तो दिखेगा नहीं, तो दिखेगी कितनी पीक, 2 पीक दिखेगी। लेकिन आप ये कह सकते हो कि बेंडिंग की हमें 2 क्यों नहीं दिखाई दी, क्योंकि बेंडिंग दोनों के दोनों डीजनरेट होती है, सेम एनर्जी की होती है। एसिमेट्रिक एक दिखता है, सिमेट्रिक भी एक होता है, 4 मोड होते हैं ना। वाइब्रेशन जितने ज्यादा वाइब्रेशन मोड उतने ज्यादा वहां पे पीक आ जाएगी। लेकिन सिमेट्रिक की नहीं दिखाई देगी, बेंडिंग की दोनों क्या होती है, सेम एनर्जी की होती है। तो CO2 के मॉलिक्यूल में 2 ही आपको पीक दिखाई देगी, एक किसकी दिखाई देगी, एसिमेट्रिक की, और किसकी दिखाई देगी, बेंडिंग की। ठीक है जी। अगर H2O मॉलिक्यूल आपसे दे दिया जाए, इसके कितने मोड IR एक्टिव होते हैं, ये तो बैंड है, दुनिया का हर एक बैंड मॉलिक्यूल एक्टिव होगा, तो सिमेट्रिक भी एक्टिव होगा, एसिमेट्रिक भी एक्टिव होगा और बेंडिंग भी एक्टिव होगा। तो कितनी पीक दिखाई देंगी, 3 3 पीक। जितने ज्यादा एक्टिव मोड उतनी पीक दिखाई दे देगी।
और बताओ जी। और बताइए जी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। जी हो गया। Yes, sir. चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक, फिर कल मिलते हैं केटीजी के साथ, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है जी। Thank you, sir. ओके जी।